दोस्तों हम इस वीडियो में देख रहे हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी का असाइनमेंट जो फरवरी माह का इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने और दूसरे सब्जेक्ट को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ रिबन पे, इस पे आप सेंड कर सकते हैं अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ। हम उसको सॉल्व करके आपको वापस जो है उसका आंसर बता देंगे। और उसके अलावा जो है आपके सारे सेट्स को सॉल्व कर दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है, निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ग्रिफिन टेलर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल संख्या वाला देश क्षेत्र जो है नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया विरल में नहीं आता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में इसमें से कौन सी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो कौन सी चीज़ प्राथमिक क्रिया में आती है? प्राथमिक क्रिया में जो आती है आपका खनन आता है। ठीक है, जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं वो चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। फेजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बागान के लिए किया जाता है? तो काफ़ी बागान के लिए किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है? तो मछली पकड़ना जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसको किया था लूसियन फेब्रे ने। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? तो महामारियां जो है प्रवास का अपकर्ष कारकों में नहीं आता ये। ठीक है, अपकर्ष में नहीं आता, ध्यान रखना ये। इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे भूमध्य सागरीय कृषि, जो इसका आंसर हो जाए, सॉरी, रसदार फलों का उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? रसदार फलों का उत्पादन जो है भूमध्य सागर कृषि का है। इसमें भी आपका अंगूर की कृषि भी इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो जल प्रदूषण की आप डेफिनेशन अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, हमारे हिसाब से लिख सकते हैं। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के जो है सदूषण होने से है। सदूषण होने से या प्रदूषण दोनों है एक ही शब्द है। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से क्या आपका तात्पर्य है? ये आपको बताना है। तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में निश्चित अवधि में आए परिवर्तन को व्यक्त करता है, इसका ये तात्पर्य है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्राथमिक व्यवसाय और प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो देखिए, प्राथमिक ऐसे समस्त व्यवसाय जिसके द्वारा मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों से सीधे भोजन, वस्त्र, आवास, अन्य सुविधाएं प्राप्त करता है, तथा जिन व्यवसाय को करने के लिए विशेष ज्ञान शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें जो हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट जो है आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के क्या महत्व है? तो देखिए, खनिज और ऊर्जा दोनों के जो है हमने यहाँ पे बना दिए हैं सॉल्यूशंस। तो खनिज पदार्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक औद्योगिक उन्नति का आधार खनिज पदार्थ ही हैं। और कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते जला विशाल जल और ऊंची इमारतें, विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनी वस्तुएं खनिज पदार्थों की ही देन है। देश के औद्योगिक विकास का आधार जो है खनिज पदार्थ हैं। यदि मनुष्य के पास वस्तुएं हैं और खनिज पदार्थ नहीं होते तो आज औद्योगिक उत्पादन और विकास बहुत कम होता। इसके बाद में अगर हम बात करें ऊर्जा के बारे में, क्योंकि इसमें खनिज के बारे में और ऊर्जा संसाधन का महत्व जो है बताया है, तो हमने खनिज का बता दिया। अब हम ऊर्जा के बता देते हैं। आधुनिक समाज की अधिकांश गतिविधि के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। इसके उपयोग और उपभोग को सामान्यतः जीवन स्तर के सूचकांक के रूप में लिया जाता है। हम ऊर्जा को जलावन की लकड़ी, जैसे कि जलावन होती है, मतलब जलावन बोल सकते हैं, हाँ, जलावन की लकड़ी और आपका जीवाश्म ईंधन एवं विद्युत के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है आरामदायक और सुविधाजनक बन जाता है। तो ये सारी की सारी जो है क्या है, इसकी महत्व है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आधारभूत उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो जिनका निर्मित सामान दूसरे उद्योगों के आधार पर होता है वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि कोई सामान बनाना है तो उसके लिए दूसरा सामान आपको चाहिए, तो वो सामान जो है कोई बनाता हो तो आधारभूत होते हैं। या फिर वो किसी फसल पे आधारित हो, या फिर वर्षा पे आधारित हो, या किसी पे भी, चाहे वो किसी मौसम पे आधारित हो। ठीक है, उदाहरण के लिए लोहा जो है ये इस्पात उद्योग तथा रसायन उद्योग जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? आधारभूत उद्योग हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, स्थानांतरणशील कृषि की प्रमुख विशेषताओं को आपको लिखना है। स्थानांतरणशील और अथवा मेहरोपण कृषि की प्रमुख विशेषताओं को लिखना। तो स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताओं में पेड़ों को काट करके जला करके भूमि के टुकड़े को साफ किया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की
उपयुक्ता पर निर्भर करती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है, क्योंकि इस कृषि के अंदर क्योंकि किसान उर्वरक, खाद या अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं और 2-3 वर्षों के बाद भूमि के उस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मृदा अपरदन तथा मृदा की उर्वरकता के कम होने से उत्पादन भी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई खाद वगैरह भी नहीं डाली जाती, तो उर्वरकता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अथवा वाला पार्ट है, रोपण कृषि की विशेषताएं बतानी है। तो रोपण कृषि की विशेषताएं इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत ही विस्तृत होता है, जिसमें पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध तकनीक, सभी चीज़ों की वैज्ञानिक प्रबंधों की आवश्यकता होती है और उपयोग भी किया जाता है। यह एक फसली कृषि है, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है, यानी कि कोई एक फसल को बहुत ही ध्यान से उगाया जाता है। और चौथा है, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता रहती है इसमें, और आयात के साधन विकसित होते हैं, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जो है जुड़े रहते हैं इसमें। ठीक है, इस कृषि के अंदर अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रवास के किन्हीं 3 अपकर्ष कारकों को बताना है और प्रतिकर्ष कारकों को भी बताना है। तो देखिए, प्रतिकर्ष कारक में जो है आपकी महामारियाँ आती हैं, अपकर्ष कारक में नहीं आती। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ प्रतिकर्ष कारक में जो है महामारियाँ आती हैं, अपकर्ष कारक में जो महामारियाँ नहीं आती है, अपकर्ष कारकों में महामारियाँ नहीं आती है। तो सबसे पहले प्रतिकर्ष कारक की बात करते हैं, फिर अपकर्ष कारक की बात करते हैं। देखिए, प्रतिकर्ष कारक में जो है आपका बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, कोई मतलब भड़क उठा, और प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियों के कारण जो लोग गांव से शहर की ओर या कहीं भी जाते हैं, तो वो प्रवास जो है आपका प्रवास कैसा कहलाता है, वो प्रतिकर्ष कारकों का प्रवास कहलाता है। और इन कारकों के बारे में हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं तीनों चारों, क्योंकि यहाँ पे बताया थोड़ा सा वर्णन करना है, तो आपको इनमें से कोई कारक उठा लेना है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी, तो मैं यहाँ पे क्षेत्र की बेरोजगारी डाल के इस कारक के बारे में 2 लाइनें लिख दूंगा। जैसे कि कृषि पर अधिक निर्भरता रहती है और गैर कृषि गतिविधियां बहुत ही धीमी गति से जो है रोजगार का सृजन करती हैं, जिसके कारण लोग जो है प्रवास करने को तैयार हो जाते हैं। राजनीतिक उपद्रव भी एक, जैसे कि रैलियों वैलियों में हिंसात्मक रूप धारण कर लेते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, तो वहाँ के लोग भी क्या करते हैं, वहाँ से जाने को मजबूर हो जाते हैं। और प्राकृतिक विपदाएं भी हैं, जिसमें पर्यावरण समस्या मतलब समस्याएं जो पैदा होती है, भूकंप, बाढ़ वगैरह, तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, कुछ तो पर्यावरण की देन है और कुछ मानव क्रियाकलापों के द्वारा होती है। तो इन सब कारणों से भी लोग जो है स्थानीय पलायन कर देते हैं वहाँ से, आपदाओं के प्रभाव से वहाँ से बचने के लिए। इसका अथवा पाठ में आपका जो है अपकर्ष कारक, तो अपकर्ष कारक को भी आप बता सकते हैं। अपकर्ष कारक में क्या होता है कि बेहतर अवसर के लिए, अब यहाँ पे मजबूरी थी सारी, और यहाँ पे जो है कुछ अवसर के लिए, रहन सहन की अच्छी दशाओं के लिए, शांति के लिए, स्थायित्व जीवन के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अनुकूल जलवायु के लिए। जैसे कि किसी की तबीयत खराब होती है, बोले भैया आप यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आपको वो जलवायु सूट करेगी। ऐसे शिक्षा और मनोरंजन, ये सब साधन जब आकर्षित करने लग जाते हैं, तो वो अपकर्ष कारक होते हैं। फिर इनमें से कोई भी आप 3 उठाओगे, 2-3 उठाओगे और उनको डिस्क्राइब कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 को किया अपनी मर्जी से। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पूरे नंबर मिलेंगे गारंटीड, क्योंकि इसका जो डिटेल है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। सिंपली क्या है, आपको जो अच्छा लगता है उसके बारे में 2-3 लाइनें बढ़िया तरीके से बना करके लिख दें, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है भूगोल में, कई चीज़ें हम खुद अपने मन से लिखते हैं और शांति से लिखते हैं, ताकि हमारा जो आंसर है अच्छा हो। और ज़्यादातर चीज़ें हम किताबी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो जो है रटना पड़ेगा आपको। और भारत में लिंग अनुपात कम होने के किन्हीं 3 कारणों को बताना है। 3 की जगह हमने 4 कारण बताए हैं, बहुत सारे कारण हैं और भी, आप 6-7 लिख सकते हैं। लिंग अनुपात की गिरावट के प्रमुख कारणों में एक तो शिक्षा का अभाव है। दूसरा, लिंग अनुपात में क्या होता है कि स्त्रियों में पीड़ा के समय जो है ज़्यादातर मृत्यु दर और नवजात कन्या शिशुओं की मृत्यु जो है दर बहुत अधिक हो जाती है। और पुरुष प्रधान समाज है, तो यहाँ पे धार्मिक मान्यताओं के कारण जो है पुत्रों की ज़्यादा प्राथमिकताएं हैं, ये भी लिंग अनुपात कम करती हैं। स्त्रियों की अल्प आयु में विवाह जो है, ये इसका एक प्रमुख कारण है। उसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड करके जो है उसको पता करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी का गलत प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें बस 3 लिखनी थी, 3 कोई भी लिख लो। नगरीय जनसंख्या की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखना है। तो नगरीय जनसंख्या की 3 विशेषताएं अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ बता दिया। घनी जनसंख्या एक तो इसकी विशेषता होती है, गाँवों में जहाँ कम मात्रा में जनसंख्या होती है, वहीं नगरों की जनसंख्या जो है बड़ी मात्रा में निवास करती है। नगरों की जनसंख्या का ज़्यादा होना उस नगर की विशेष औद्योगिक विकास पर ही निर्भर करता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और अंधविश्वासों का कमी, वहाँ के लोग जो है ये धार्मिक अंधविश्वास जो है कम मानते हैं। लोग जो है रोगों का इलाज डॉक्टर के पास सीधा सीधा करवाते हैं, किसी देवी देवताओं के पास नहीं जाते हैं। स्त्रियों की स्वतंत्रता यहाँ पर बहुत मिलती है, मतलब नगरीय जीवन में जो है, या फिर नगरीय जनसंख्या
जो है स्त्रियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देती है। वे धार्मिक, सत्संग, समाज, राजनीतिक दल कहीं भी कार्यक्रम में पूर्ण रूप से भाग ले सकती हैं। तो इस तरह से और भी आप लिख सकते हो जनसंख्या की, जो नगरों में रहते हैं उनकी क्या जनसंख्या की विशेषता हो। अपनी मर्जी से भी आप सोचो कि जैसे मैंने समझाया इस तरह से आपको लिखना है, कोई भी और पॉइंट ऐड कर सकते हो चाहो तो। लेकिन आपको 3 ही बतानी है, तो 3 ही हम बताएँगे। उसके बाद में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है और जनसांख्यिकी जो है इस संक्रमण की 3 अवस्थाएँ कौन-कौन सी है? तो देखिए इसको बताएँगे और जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जा सकता है। और ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण अशिक्षित अवस्था से उत्पन्न करके नगरीय औद्योगिक की ओर साक्षर बनता है और साक्षर बनता है, तो किसी देश प्रदेश की जनसंख्या जो है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न दर जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है। ये परिवर्तन जो है 3 अवस्थाओं में होते हैं। ये हमारे को बताता है, ठीक है? तो आप देखिए पहला अवस्था में आपका जो है प्रथम अवस्था में ये आ जाती है, फिर द्वितीय अवस्था ये आ जाती है, फिर तृतीय अवस्था ये आ जाती है। पहली अवस्था में जो है प्रजननशीलता जो है उसमें उच्च मर्यादा होती है, क्योंकि लोग जो है महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से पीड़ित होते थे और जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, ठीक है? और अधिकांश लोग जो अशिक्षित और उनके जो प्रौद्योगिक स्तर जो है वो निम्न होते थे। प्रथम अवस्था ये इसका रीज़न है। उसके बाद में आपका जो है द्वितीय रीज़न आप बता सकते हो, ठीक है? जिसमें आपका प्रजननशीलता ऊँची है, परंतु समय जो है वो घटता रहता है। और तीसरी में आप बता सकते हो कि जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाती है या तो मंद हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो इस तरह से आप ये बता सकते हो। इसका अथवा पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है अथवा पाठ जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। हमने थोड़े से थोड़े लिखे हैं, आप इसको इनमें से 1-2 लाइन आप भी चाहें तो कम कर सकते हैं, चाहें तो इन कारकों को लिख, क्योंकि सारे कारक हमें बताने होते हैं तो बताना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है प्रभावित करने वाले कारकों में आपका भौतिक और भौगोलिक कारक हो जाएगा, आर्थिक कारक हो जाएगा और सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो जाएगा। फिर इनके भी पार्ट हो जाएँगे, तो ये भी एक समस्या है ना, तो उनको थोड़ा-सा बताना पड़ता है। चाहें तो आप पॉइंट वाइज़ बता दें। तो ये भौतिक अवस्था और भौगोलिक अवस्था कारक में आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैंने जितने लिखे हैं उतने। आपकी मर्जी है कि आपको कौन से इसमें से पॉइंट सही लगता है, उनमें से 2 पॉइंट आप ही चूज़ करके लिख लें। 2 पॉइंट बहुत होगा, ठीक है? आगे वाले पार्ट में फिर 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर जो है इसका आर्थिक कारक है, वो आर्थिक कारक बता दोगे और इस तरह से सामाजिक कारक बता दोगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ये पूरा का पूरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको लग रहा है बड़ा, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों अथवा पाठ किए हैं, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पूरा है और ये अथवा के बाद में ये जो आपका पूरा पार्ट है, ठीक है? तो आइए अब हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं और वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों है, ये बताना है। और विश्व के मानचित्र में दक्षिण अफ्रीका, जापान, ग्रीनलैंड, यूएसए और मेडागास्कर को दिखाना है। तो ये पहले मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को, आप इसको कर लेना मानचित्र में। और बाकी आप कहोगे तो कमेंट करोगे तो उसको भी कर देंगे, आप कमेंट किया करो। कमेंट जब तक नहीं करोगे तो आपके सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाएँगे। और यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे जो है आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपको करवाने हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको वर्षा जल संग्रहण के किसे कहते हैं और इसके आवश्यकता क्यों है, इसको हम देख लेते हैं। और ये वाला तो आप जानते हो, वर्ल्ड का मैप खोलोगे आपको दक्षिण अफ्रीका भी दिख जाएगा, जापान भी दिख जाएगा, ग्रीनलैंड भी, यूएसए भी और मेडागास्कर भी, ठीक है? मेडागास्कर के ऊपर तो मूवी भी है, 3-3 पार्ट बन चुके हैं। तो ये वाला जो है आपका आराम से आप आसानी से, क्योंकि ऐसा वर्ड नहीं था जो मैं सोचूं कि चलो यार आपको पता नहीं होगा, आपको आसानी से सर्च करोगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आप विश्व के मानचित्र में डायरेक्ट दिखा सकते हो, कई मानचित्र मैंने सॉल्व कराए हैं, उनको भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है वर्षा के पानी का बाद में जो वर्षा के पानी के बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को जल संग्रहण कहा जाता है। तो वर्षा के पानी को बाद में यहाँ पे का है ना, तो इसको को कर लेना। वर्षा के पानी को बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को जो है वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। आपकी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम जो है वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, उसमें पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। जहाँ पर वर्षा कम होती है या पानी की किल्लत है वहाँ पे ये सब काम होता है, आज भी होता है। ऐसा ये नहीं कि पुराने ज़माने में होता था, आज भी होता है इस मॉडर्न टाइम में भी।
और इसके प्रमुख लाभ क्या क्या हैं हम बता सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लाभ के, आप सोच भी नहीं सकते हो इतने लाभ हैं। तो इसे साफ करके स्थानीय लोगों की जो है जल की उपयोगिता को कम किया जा सकता है ना, आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है, उनके जो जल उपयोग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। और इसे वर्षा के कम होने या ना होने से जो है खेतों की सिंचाई में उपयोग लिया जा सकता है। इस ढंग से जो संग्रहण होता है इसके, इससे क्या होता है आसपास के भागों में अगर बाढ़ की संभावना होती है तो वो भी कम हो जाती है। और उसके बाद में आपका जंगल कटने से वाष्पीकरण ना होने के कारण वर्षा नहीं होती है और जो है भू जल जो है सूख जाता है। तो भूजल को जो है वृक्षारोपण जल संग्रहण में जो है बेहद ज़रूरी भूमिका निभाता है, ठीक है, क्योंकि वृक्षारोपण जो है यही जो मेन है। तो आपका ये भी एक खासियत हो गया। और इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण करके कृषि उत्पादक और कृषि कार्यों में आय को बढ़ाता है ये, क्योंकि आप किसी से पानी मंगा करके नहीं खेतों की सिंचाई करोगे, बोरवेल नहीं चलाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में अवश्य वर्षा जल संग्रहण कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को भी कम करता है। मान लो बरसात नहीं आई तो फिर क्या करोगे, तो वही संग्रहण किया हुआ जल हमारे काम आ जाएगा। वर्षा जल संचयन हमें ऊर्जा संसाधन होती है उसका कुशलतापूर्वक जो है यूज़ करने की अनुमति देता है, यानी कि हम उसको अ, उससे बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं अगर वर्षा जल हम संग्रहण करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, इसमें हम बता सकते हैं वर्षा जल संचयन से हमारी जो है ये क्या स्टोर किया गया जो पानी है वो अन्य कार्यों के लिए यूज किया जा सकता है। घरेलू कार्यों में, छोटे छोटे व्यवसायों में जल संचयन से क्या होता है, बिलों में जो है हमें कटौती मिलेगी, यानी कि हमारा बिल का लोड कम हो जाएगा। इसका एक लाभ ये भी है क्योंकि हमारी जगह नल का पानी या फिर जो भी आपके मोटर का पानी यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा बिल जो है कम आएगा। उसके बाद है आठवां, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है पानी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, टाउनशिप बन रहे हैं, कॉलोनियाँ बढ़ रही हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें दैनिक जीवन में जो ज़रूरत चाहिए हमें जो भूजल का, उसके लिए जो है भूजल की कमी ना हो इसके लिए अगर हम निमटना चाहते हैं तो वर्षा जल का संचयन आवश्यक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इससे क्वेश्चन के आंसर हुए। तो आशा करता हूँ आप पूरे आंसर से बिल्कुल संतुष्ट होंगे 100%, और आपको मज़ा आया होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस जल्द से जल्द आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे बुक में, इसको बहुत ढूंढने में मेहनत लगी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप ज़रूर शेयर करोगे और सारे मॉडल पेपर्स जो आपके बोर्ड ने जारी किए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपका 24 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए हमने सॉल्व कराने शुरू कर दिए हैं। वन वन सेट सारे करवा दिए हैं, दो दो सेट सबके करवा दिए हैं, और आपके आगे बढ़ रहे हैं 3 सेट की तरफ। जिसके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उस सेट को जल्दी सॉल्व करवा रहे हैं। तो मैक्सिमम कमेंट करते जाइए ताकि आपके सॉल्यूशंस बनते जाएं, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बन रहे हैं सॉल्यूशंस। जो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में हैं आपके, उनको हिंदी और इंग्लिश में ही दे रहे हैं। तो अच्छा है, आप उन सभी चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।